बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो मैं लेक्चर दे रही हूँ उसे सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दी गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। हम कर रहे हैं रिपीटेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम लूप्स पे बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वाइल और डू वाइल लूप के बारे में बताया, उसका लिंक अगर आप लेना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम फॉर लूप पे बात करेंगे और जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर मैं फॉर लूप स्टार्ट कर सकूं। चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप की बात करें तो ये एग्जीक्यूट करती है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक मखसूस टाइम के लिए। यानी वो टाइम क्या होगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। अच्छा, इसको जो है वो काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। अगर आप इस रिपीटेशन स्ट्रक्चर या लूपिंग स्ट्रक्चर का मेरा फर्स्ट लेक्चर देखें तो उसमें मैंने आपको काउंटर कंट्रोल लूप के बारे में बताया था। यानी ऐसी लूप जिसमें हम एक वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाते हैं और उसको एंडिंग कंडीशन देते हैं कि ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी, इसलिए इसको काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? लचकदार है, यानी हम इसमें ईज़िली जो है वो चेंजिंग्स कर सकते हैं अगर आप अपने कोड में कोई भी तब्दीली करना चाहें। फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और वैसे पर्सनली बताऊँ, मुझे फॉर लूप बड़ी पसंद है क्योंकि एक तो इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है और दूसरा ये कि वाकई में बाकी लूप्स की निस्बत बहुत ईजी है। और अगर जैसे नेस्टेड लूप की बात करें तो नेस्टेड लूप में अगर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी आपको। ठीक है, तो चूँकि ये फ्लेक्सिबल है इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं वो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। जी, तो ये इसका सिंटैक्स है। अगर आप सिंटैक्स देखें तो बाकी लूप्स की निस्बत ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है बहुत ही आसान। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोर, ये जो कीवर्ड है ये लगाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि फोर का जो एफ है वो स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल में आप नहीं लिखेंगे क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हम लगाएंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कहा जाता है स्टार्टिंग वैल्यू किसी भी वेरिएबल की। इनिशियलाइज का मतलब क्या है कि जब डिक्लेरेशन के टाइम पे हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो इसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। इनिशियल यानी कि उसकी इब्तदाई वैल्यू। तो इसी तरह एक वेरिएबल को हम उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाएंगे। अच्छा, अब वेरिएबल एक भी लिया जा सकता है और एक से ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे उन वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये पहले मैं आपको समझा दूँ, फिर इसके ऊपर मैं आपको पुट करके दिखाऊंगी कि हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद आएगा सेमीकोलन, यानी ये एक पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सिंटैक्स में हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। सिंटैक्स जो हो उसको एज इट इज़ लिखा जाता है क्योंकि प्रोग्रामर्स ने रूल बनाए होते हैं उस लैंग्वेज के। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम कंडीशन। कंडीशन कौन सी कि कहाँ तक प्रोग्राम, कब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद या तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाएगा या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाएगा। अब तक हमने लूप, वाइल लूप और डू वाइल में मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी प्रोग्राम करके दिखाया और डिक्रीमेंट के साथ भी। जैसे डू वाइल में कल हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर 10 to 1 वैल्यूज़ जो थी वो प्रिंट करवाएंगी थी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक आपकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप या तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे या फिर यहाँ पे आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें, ब्रैकेट के एंड पे मैंने सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया क्योंकि सेमीकोलन सिर्फ और सिर्फ डू वाइल लूप की कंडीशन के एंड पे आता है। उसके बाद हम फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे, ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम जितनी स्टेटमेंट्स आपको ज़रूरत है, जितनी आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी आप स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे और एंड पे इसकी बॉडी को आप क्लोज कर देंगे। अब इस सिंटैक्स के ऊपर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वैल्यूज़ लगा दी हैं। जैसे कि इनिशियलाइजेशन का मैंने बताया, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और साथ में वैल्यू। ठीक है, जब वैल्यू असाइन की जाती है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तो उसको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह हम लिखेंगे इस वेरिएबल को। जैसे जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मोस्टली तो मेन फंक्शन के बाद ही हम ये चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप इसके अंदर वेरिएबल को
डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंडीशन हम दे रहे हैं कि लेस देन इक्वल 10, ठीक है। और उसके बाद a प्लस प्लस हम वहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसके 2 से 3 सिंटैक्स है, मैं आपको दोनों 2 या 3 तरीके बता रही हूँ। आपको इनमें से सिंटैक्स का जो मेथड ईजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंटैक्स तो आप ये देखें कि अगर आप वेरिएबल को, जो यहाँ पे लूप का वेरिएबल था, उसे अगर आप इस लूप में इनिशलाइज़ नहीं करवाना चाह रहे तो आप यहाँ पे वैसे ही सेमीकोलन लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे, सेमीकोलन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। आप ये सिंटैक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको यहाँ पे इनिशलाइज़ किए जाने वाले वेरिएबल को ऊपर इनिशलाइज़ करना पड़ेगा, यानी मेन फंक्शन के बाद ऊपर आपको इनिशलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपने कोई वेरिएबल यूज़ करना है उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। तो अगर आप यहाँ पे इनिशलाइज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इससे पहले लूप को इस्तेमाल करने से पहले वेरिएबल को इनिशलाइज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंटैक्स इसका ये भी है। नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस लूप में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप उसको यहाँ पे स्किप करके आप नीचे उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ लाजमी करना है। स्किप यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर स्किप करने का मकसद ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं करना ज़रूर है, लेकिन आप उसकी जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 तरीके हैं फॉर लूप के सिंटैक्स को लिखने के, इसलिए तो इसे कहा जा रहा है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना इसकी। अगर तो ये फ्लेक्सिबल ना हो तो ये हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड ही ना करे कि हम जहाँ पे दिल करे वहाँ पे उसको कर सकें। जैसे कि इनिशियलाइज़ आप पहले कर सकते हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप इसके बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा ईजी लूप है बाकी लूप्स की निस्बत, ठीक है। अब हम इसके फ़्लो चार्ट की बात करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे फॉर लूप का फ़्लो चार्ट है। इसमें आप देखें कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको सिंटैक्स अच्छे से आता है तो आप उसका फ़्लो चार्ट ईज़िली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है। इनिशियलाइज़ करने के बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में चला जाएगा और वहाँ पे मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और उसके बाद दोबारा वापस कहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन पे आ जाएगा। फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस बॉडी पे आएगा, इसमें मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा और वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा और उसके बाद दोबारा वापस आ जाएगा कंडीशन के पास। ये इस तरह सर्कल चलता रहेगा कब तक, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंट्रोल जो है प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। तो ये इस तरह इसकी वर्किंग भी है। तो इसको भी आपने अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने फॉर लूप को डिफ़ाइन करना है, फिर उसके सिंटैक्स अगर 2 से 3 अवेलेबल हैं तो वो आप दोनों और 3 जो है वो सारे लिखें, एक सिंटैक्स ना लिखें। उसके बाद इसका फ़्लो चार्ट, इसकी वर्किंग और एट द एंड इसकी एक अदद एग्जाम्पल लाजमी लिखें। चलिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने 1 to 5 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है फॉर लूप का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगा दी, मेन फंक्शन लगा दी और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंट n। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज़ नहीं किया। उसके बाद फॉर लूप आ गई तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या था, इनिशियलाइज़ करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इस n वेरिएबल को वैल्यू क्या दे दी, 1 दे दी, सेमीकोलन। चूँकि हमने 1 to 5 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है उसके लिए n लेस देन इक्वल 5 कंडीशन दे दी और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेगा कंट्रोल, यहाँ पे आएगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंटीजर डेटा टाइप का, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे देखेगा कि n को कॉल किया जा रहा है, n को कॉल करेगा तो यहाँ पे आउटपुट मैंने लगाई है, वो n की वैल्यू जो है 1 वो डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पे एंडल है, एंडल का मकसद क्या है कि कर्सर जो है वो न्यू लाइन पे चला जाए। अगर आप एंडल इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो वो काउंटिंग 1 to 5 इस तरह डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव करने के लिए अपने आउटपुट को आप एंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब उसने n की वैल्यू प्रिंट करवा दी तो अब कंट्रोल कंडीशन के पास नहीं आएगा, अब कंट्रोल इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास आएगा। n की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 ऐड करेगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 2।
आप ये देखें कि n की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा सी आउट पे आएगा, n को कॉल करेगा। n में अब क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2 यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा और दोबारा एंडल की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब दोबारा कंट्रोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब n की वैल्यू 2 थी, 2 में फिर से 1 ऐड करेगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये तब तक प्रिंट करवाता जाएगा जब तक कि n की वैल्यू 5 रहेगी। अब आप देखें कि 5 तक उसने जो है वो काउंटिंग डिस्प्ले करवा दी। अब n की वैल्यू जो 5 है तो उसमें 1 ऐड करेगा तो वैल्यू हो जाएगी 6। अब कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या 6 छोटा है 5 से। इज 6 लेस देन इक्वल 5, तो ना तो 6 बराबर है 5 की और ना ही उससे छोटा है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे नहीं आएगा, इसको छोड़ देगा। अब आप ये देखें कि मैंने इसका पहला सिंटैक्स फॉलो किया था, अब मैं इसका सिंटैक्स आपको चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे इनिशलाइज़ नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे इसको इनिशलाइज़ कर सकते हैं। n को मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दी 1, तो यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन मैंने ये सेमीकोलन लगाया है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था इंट n, ठीक है। अगर आप उस तरह नहीं लिखना चाह रहे तो आप यहाँ पे भी इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं, इंट n इक्वल 1, ठीक है। यानी यहाँ पे सेपरेट डिक्लेयर करवाने की बजाय आप साथ ही यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो बिगनर्स हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है उनको, यानी कि अगर इस तरह एग्जीक्यूशन का बताया जाए तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि जब एक दफ़ा आउटपुट प्रिंट करवा दिया है तो वापस कंडीशन पे आएगा या इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास आएगा। अगर आपको इस चीज़ में मुश्किल लगे तो आप इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। अब तो समझ आ रही है ना, सीक्वेंस के हिसाब से करेगा। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट करवाएगा और उसके बाद इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास आएगा। तो ये वो तीसरा सिंटैक्स जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजिंग्स अवेलेबल हैं इस फॉर लूप के अंदर, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल लूप कहा जा रहा है। और ये आपको खुद भी आइडिया हो गया होगा कि ये वाइल और डू वाइल की निस्बत काफ़ी हद तक आसान है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसमें आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, आपका कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा डाटा वेस्ट नहीं हो रहा। तो जल्दी से शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।